नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। बिहार में बीपीएससी 4.0 को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ यूपी में यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और बहुत सारी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिस्ट्री की क्लास को करने वाले हैं। हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को एक बार जल्दी से आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। हम लोग बीपीएससी अगर हम लोग बात करें तो आज की जो क्लास होने वाली है ये बीपीएससी 4.0 को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ यूपी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी में टीजीटी की वैकेंसी है, साथ ही साथ पीजीटी की वैकेंसी है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी है और अन्य एक दिवसीय एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिस्ट्री की क्लास को करने वाले हैं। हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो एक बार जल्दी से आप लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बताइएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। बलूचिस्तान है, पश्चिमी पंजाब है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है या फिर सिंध है। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है मोहनजोदड़ो जो है इसका सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है। तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, और ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा। सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलेगा। नदी की अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिलेगा। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। बृहद स्नानागार की अगर हम लोग बात करेंगे तो बृहद स्नानागार जो है वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो से ही आपको बृहद स्नानागार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो योगी की मूर्ति जो है, योगी की मूर्ति अगर हम लोग बात करेंगे तो योगी की मूर्ति जो है वो भी आपको यहीं से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, कांसे की नर्तकी कांसे की नर्तकी की अगर हम लोग मूर्ति की बात करेंगे, डांसिंग गर्ल की बात करेंगे, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो भी आपको यहीं से मिलेगी। साथ ही साथ कपास अगर हम लोग बात करें, कपास या फिर कहें सूती कपड़े का जो साक्ष्य है, ठीक है, सूती कपड़े का जो साक्ष्य है वो भी आपको मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि सिंध प्रांत में और कौन कौन से स्थल स्थित हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, मोहनजोदड़ो तो सिंध प्रांत में है ही, मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अगर आपसे पूछ ले कि सिंध प्रांत में और कौन कौन से स्थल हैं तो फिर आप आंसर क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी सिंध प्रांत में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कोट दीजी, ठीक है, कौन सा, तो कोट दीजी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी हड़प्पाई स्थल है और ये भी सिंध प्रांत में है। ठीक है, आमरी अगर हम लोग बात करेंगे तो आमरी जो है तो ये भी सिंध प्रांत में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आप लोगों को बताना है। यहाँ पर शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार उन्नति पर चल रहा था, मातृ देवी की जो है पूजा प्रचलित थी, सभी कथन सत्य हैं। दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। बताइएगा क्या जगह, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन बताइए। तो यहाँ पर शहरी जीवन था, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है, ये बात बिल्कुल एकदम सही है। विदेशी व्यापार उन्नति पर था, बिल्कुल विदेशी व्यापार हुआ करता था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, ठीक है, व्यापार हुआ करता था। मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या यहाँ पर 4, ऑप्शन संख्या डी जो है सभी कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सत्य है।
ठीक है, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ है, भारत में सोने का निष्कासन हुआ है, विदेशी संबंधों का अंत हुआ है, तांबे के सिक्के का अभाव था। बताइएगा तो गुप्त काल में कौन सी घटना घटित हुई है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। शेयर कर देंगे तो आपके जैसे बाकी जो भाई बहन है वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा। तो देखिए गुप्त काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्राह्मणवाद का क्या हो रहा है, ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है भारत में सोने का निष्कासन हुआ, तो निष्कासन नहीं हुआ है। ठीक है, आपको पता है भारत में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए गए, तो सोने का निष्कासन हुआ तो ये गलत हो जाएगा। विदेशी संबंधों का अंत हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। आप देखोगे गुप्त काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारे विदेशी जो आक्रमणकारी हैं वो भारत में आ रहे हैं, शक है, होड़ है, कुषाण है, तो बहुत सारे आक्रमणकारी जो हैं वो भारत में आ रहे हैं और भारत में स्थायी रूप से रहना शुरू कर रहे हैं। तांबे के सिक्के का अभाव था तो ये भी गलत हो जाएगा। जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, तो ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त काल में क्या होगा, तो ब्राह्मणवाद, ठीक है, ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान होगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय राष्ट्रकूट, चालुक्य, सातवाहन, चौहान। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पुलकेशिन, पुलकेशिन किस वंश का राजा है। पुलकेशिन द्वितीय अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से किस वंश का राजा है, राष्ट्रकूट है, सातवाहन है, चालुक्य है, या फिर चौहान है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, आप क्या कहोगे, आप कहोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, चालुक्य वंश का। ठीक है, कौन से, तो चालुक्य वंश का राजा है पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय का आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख देखने को मिलेगा। वो अभिलेख कौन सा है, आप कहोगे ऐहोल अभिलेख। बहुत पूछा जाता है आपसे कि ऐहोल अभिलेख किसका है, तो आप क्या कहोगे, तो ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है। इस अभिलेख की रचना किसने की है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे रवि कीर्ति ने। ठीक है, किसने, तो रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख की रचना की है। और इसी ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, कौन सी, तो नर्मदा नदी के तट पर क्या किया है, हर्षवर्धन को पराजित किया है। आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होगा, तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया है, इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और पराजित करने वाला राजा कौन है, तो पुलकेशिन द्वितीय है। और ये किस वंश का है, तो ये चालुक्य वंश का है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कांची किसकी राजधानी है, बताइएगा क्या हो जाएगा। पल्लवों की, पांडवों की, चोलों की, काकतियों की। अगला प्रश्न आपके सामने है। कांची, कांचीपुरम किसकी राजधानी है, आपके आंसर करेंगे, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो पल्लवों की है, पांड्यों की है, चोलों की है, या फिर काकतियों की। देखिए काकतियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो काकतियों की जो राजधानी है वो वारंगल है। ठीक है, क्या है, तो काकतियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी राजधानी क्या है, तो इनकी राजधानी आप कहोगे वारंगल है। ठीक है, अगर हम लोग पांड्यों की बात करेंगे तो पांड्यों की राजधानी जो है वो क्या है, तो वो मदुरै है। ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बात करें तो पांड्यों की जो राजधानी है वो क्या है, तो वो आप कहोगे मदुरै है। ठीक है, चोलों की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो चोलों की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे ठीक है, क्या कहोगे, तो आप कहोगे उरैयूर है। ठीक है, क्या है, तो उरैयूर है। ठीक है, या फिर आप कहोगे कावेरी पत्तनम है। ठीक है, क्या है, कावेरी पत्तनम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चोलों की जो राजधानी है वो क्या है, तो वो उरैयूर है या फिर कावेरी पत्तनम है। कांचीपुरम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसकी, तो ये पल्लवों की राजधानी है। ठीक है, किसकी, तो कांचीपुरम अगर हम लोग बात करेंगे तो पल्लवों की राजधानी है। और पल्लवों के संदर्भ में आपको याद रखना है, जो पल्लव राजा हैं तो ये अपने रथ मंदिर के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रथ मंदिर के लिए जाने जाते हैं। आपसे प्रश्न बनता है कि रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे नरसिंह वर्मन। ठीक है, किसने, तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम है। ठीक है, नरसिंह वर्मन जो प्रथम है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण कराया है। पल्लव राजा अपने रथ मंदिर के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर है? चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर बताइएगा, क्या हो जाएगा? वारंगल है, मामल्लपुरम है, वेंगी है, बादामी है। तो चालुक्यों की राजधानी आपसे पूछ रहा है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे बादामी। ठीक है, कहाँ पर? तो बादामी की राजा है चालुक्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बादामी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेगा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक दोनों सभ्यताओं में बताइएगा क्या हो जाएगा। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में शहरी जीवन था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जाति प्रथा थी, इनमें से कुछ भी नहीं था। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक दोनों सभ्यताओं में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो देखिए अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो शहरी जीवन था, लेकिन वैदिक सभ्यता में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रामीण जीवन था। तो यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जाति प्रथा नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम लोग वैदिक काल उत्तर ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो ऋग वैदिक काल में आपको, ठीक है, प्रारंभिक 3 वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या हो जाएगा, और वैश्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, शूद्र जो है वो ऋग्वैदिक काल में एकदम आखिरी में, ठीक है, एकदम अंतिम समय में आपको शूद्र देखने को मिलेंगे, और स्पष्ट जो शूद्रों का वर्णन होगा वो आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। तो जाति प्रथा थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, तो अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो आपको मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वैदिक काल में बात करेंगे तो वैदिक काल में हमको मूर्ति पूजा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, इनमें से कुछ भी नहीं था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप विकल्प संख्या क्या कहोगे? तो विकल्प संख्या आप डी कहोगे, इनमें से कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दोनों सभ्यताओं में समान रूप से देखने को मिलती हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे गुप्त काल में। बताएंगे क्या होगा, तो गुप्त काल के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। बताएंगे क्या हो जाएगा? हूणों का आक्रमण हुआ है, बौद्ध दार्शनिक विद्यमान थे, विदेशी व्यापार की उन्नति हुई है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो हूणों का आक्रमण हो रहा है, बौद्ध दार्शनिक जो है वो विद्यमान थे, विदेशी व्यापार की उन्नति हो रही है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो आपको पता है अगर हम लोग गुप्त काल की बात करें तो देखिए स्कंद गुप्त के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कंद गुप्त के समय में भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, स्कंद गुप्त के समय में क्या हो रहा है, भारत पर जो है हूणों का आक्रमण हुआ था और स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। ठीक है, कहाँ से? तो भीतरी गिरनार अभिलेख जो है, स्कंदगुप्त का जो भीतरी गिरनार अभिलेख है वहां से इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भीतरी गिरनार अभिलेख से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही। बौद्ध दार्शनिक विद्यमान थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। गुप्त काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे वसुबंधु, ठीक है, कौन है? तो वसुबंधु और बहुत सारे बौद्ध दार्शनिक और विचारक जो है वो निवास करते थे। ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। विदेशी व्यापार की उन्नति हुई है, तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अश्वघोष किसका समकालीन था? बताइएगा क्या हो जाएगा, अशोक का, कनिष्क का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, हर्षवर्धन का। अश्वघोष किसका समकालीन था, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी मेरे भाई बहन बताएंगे क्या हो जाएगा, अश्वघोष किसका समकालीन है। ठीक है, आप ये मत देखिएगा कि हम लोग एक प्रश्न को कर रहे हैं, आप ये देखिएगा कि एक ही प्रश्न के माध्यम से हम लोग कितने प्रश्नों को जानने का कार्य कर रहे हैं, कितने सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को करने वाले, 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। आप लास्ट तक 50 प्रश्नों को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपने 50 प्रश्नों को नहीं, आपने 100 से अधिक प्रश्नों को आज के सेशन में जानने का प्रयास
से किया है। यहाँ पर बताइएगा क्या आ जाएगा, अश्वघोष किसका समकालीन था, क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कनिष्क का। ठीक है, किसका, कनिष्क का। देखिए कनिष्क से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, सभी को हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। कनिष्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो कनिष्क है, कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी, तो आप कहोगे पुरुषपुर थी। ठीक है, कनिष्क की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी, पुरुषपुर थी, जिसको आप पेशावर कहते हो। ठीक है, जिसको हम लोग वर्तमान में पेशावर के नाम से आते हैं। तो पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी और दूसरी राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर थी, मथुरा थी। दूसरी चीज आपको याद रखना है, इनके समय में चौथी बौद्ध संगीत हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो चौथी बौद्ध संगीत। संगीत का मतलब क्या होता है, संगीत का मतलब होता है सम्मेलन से। ठीक है, किससे, संगीत का मतलब होता है सम्मेलन। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन संगीत जो है वो इन्हीं के समय में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर, तो कश्मीर में हुई थी, कुंडल वन में। ठीक है, कहाँ पर, तो कश्मीर में कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। ठीक है, और इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता अगर आपसे पूछा जाए कि वह अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष याद रखिएगा अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष जो है इस चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। कनिष्क ने, याद रखेंगे, कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में क्या किया है, शक संवत को प्रारंभ किया है। ठीक है, क्या किया है, तो शक संवत को स्वीकार प्रारंभ किया है। और आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने शक संवत को 1957 में 1957 में स्वीकार किया। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस संवत को स्वीकार किया है, तो आप कहोगे शक संवत को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया, 1957 में। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कनिष्क ने। कब की थी, 78 ईस्वी में। कनिष्क के दरबार में आपको याद रखना है कौन कौन रहते थे, तो अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कनिष्क के दरबार में वसुमित्र रहते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अश्वघोष रहते थे। ठीक है, अश्वघोष रहते थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके दरबार में चरक रहते थे, चरक रहते थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनके दरबार में नागार्जुन भी निवास करते थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो नागार्जुन भी निवास करते थे। साथ ही साथ कनिष्क का जो समय है वो गांधार कला के विकास का चरम युग माना जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि भारत में गांधार कला का विकास किसके समय में हुआ है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कनिष्क के समय में हुआ है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष जो है ये किसके समकालीन है, तो आप कहोगे कनिष्क के समकालीन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण बताइएगा। सारनाथ स्तंभ अगर हम लोग बात करेंगे किसका उदाहरण है, मौर्यकालीन कला का, गुप्तकालीन कला का, मथुरा कला का, या फिर गांधार कला का। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। तो आपको पता है सारनाथ में अगर हम लोग बात करें तो सारनाथ में आपको एक धमेक स्तूप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सारनाथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको धमेक स्तूप देखने को मिलेगा। और इस धमेक स्तूप की बात कर ली जाए तो इसका निर्माण किसने कराया, तो आप क्या कहोगे, तो आपने कहोगे अशोक ने कराया। ठीक है, किसने कराया, तो सारनाथ में धमेक स्तूप देखने को मिलेगा। और ये स्तूप जो है इसका निर्माण किसने कराया, तो अशोक ने कराया। तो सारनाथ स्तंभ जो है वो किसका उदाहरण है, तो आप कहोगे मौर्यकालीन कला का। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया है, चलिए ये भी बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। सांची का स्तूप किसने बनवाया बताइएगा, क्या जाएगा, खारवेल है, खारवेल है, कनिष्क है, अशोक है, या अशोक है, या फिर हर्षवर्धन है, क्या हो जाएगा। 11वें प्रश्न की बात करेंगे क्या जाएगा, तो आप आंसर करोगे अशोक ने। ठीक है, किसने, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे अशोक ने बनवाया। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले 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 प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ कौन है, तो बौद्ध है, शैव संत है, जैन संत है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो पार्श्वनाथ की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए ये पार्श्वनाथ की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएंगे, तो बौद्ध है, शैव संत है, जैन संत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जैन संत है। ठीक है, क्या है, जैन संत है। पार्श्वनाथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ पर हो रहा है, तो इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तो पार्श्वनाथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म जो है ये कहाँ पर हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे वाराणसी में हो रहा है। ठीक है, और इनके पिता जो है वो क्या है, तो इनके पिता अगर हम लोग बात करेंगे तो वो बनारस के राजा अश्वसेन थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अश्वसेन अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है,
तो काशी नरेश अश्वसेन है और अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ जी महाराज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने, ठीक है, इनको अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको झारखंड में, ठीक है, झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो सम्मेद पर्वत, ठीक है, कौन सा, तो झारखंड में सम्मेद पर्वत है। और इस सम्मेद पर्वत पर इनको क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो सम्मेद पर्वत है और सम्मेद पर्वत पर क्या हो जाएगा, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन से, तो ये 23वें नंबर के तीर्थंकर है। जैन धर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्श्वनाथ जी महाराज जो है, तो ये 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। देखिए क्या है, प्रतीक चिन्ह इनका क्या है, तो जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ठीक है, जैन धर्म में जो 4 आर्य सत्य है, ठीक है, तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे, तो सत्य है। ठीक है, सत्य है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, अस्तेय है। ठीक है, अस्तेय है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और क्या है, अपरिग्रह है। ठीक है, अपरिग्रह है। और क्या हो जाएगा, और अहिंसा है। तो ये 4 आर्य सत्य जो है, तो इसका श्रेय किसको जाता है, तो पार्श्वनाथ को ही जाता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आएंगे और वो इसमें 4 आर्य सत्य में क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, तो वो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रारंभ में जो ये 4 आर्य सत्य थे, ये इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है, वो पार्श्वनाथ महाराज को जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। तोरमान किसका समकालीन था, बताइएगा। तो तोरमान अगर हम लोग बात करें तो तोरमान कौन है, तो तोरमान आपको पता है ये एक हूण राजा है। ठीक है, कौन है, तो ये हूण राजा है। ठीक है, तोरमान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये एक हूण राजा है। और ये किसका समकालीन है, मौर्यों का, शुंगों का, गुप्तों का, ठीक है, या फिर चालुक्यों का। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हूण आक्रमण हुआ था, ठीक है, जो हूण आक्रमण हुआ था वो किसके समय में हुआ था, वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और स्कंदगुप्त ने क्या किया था, हूणों को पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। तोरमान जो है वो एक हूण राजा है और इसका आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कंदगुप्त ने इसको पराजित करने का काम किया है। ठीक है, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी गिरनार अभिलेख से मिलती है। ठीक है, कहाँ से, तो भीतरी गिरनार अभिलेख से मिलती है, याद रखेंगे। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न जो है, भद्रबाहु कौन थे, बताइएगा क्या जाएगा। भद्रबाहु कौन है, वैष्णव शिक्षक है, जैन धार्मिक गुरु हैं, बौद्ध संत है, आजीवक भिक्षु है। बौद्ध भद्रबाहु की अगर हम लोग बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अपने जीवन के अंतिम समय में क्या करते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ये अपने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और कहाँ पर, और श्रवणबेलगोला में। ठीक है, कहाँ पर, तो आप कहोगे श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला ये कहाँ पर पड़ता है, तो श्रवणबेलगोला जो है ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर, तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पड़ता है। और यहाँ पर सल्लेखना विधि के द्वारा, ठीक है, कौन सी विधि है, तो सल्लेखना विधि। ठीक है, सल्लेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर देते हैं, प्राण त्याग देते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये दक्षिण, अपने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं और दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। तो किसके साथ जाते हैं, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो ये भद्रबाहु के साथ। देखिए किसके साथ, तो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए थे और कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में सल्लेखना विधि के द्वारा क्या करेंगे, प्राण त्याग देंगे। तो भद्रबाहु कौन थे, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे जैन धार्मिक गुरु हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। श्रेणी क्या है, बताइएगा। आर्थिक निगम है, व्यापारिक केंद्र है, सांस्कृतिक संगठन या फिर शैक्षणिक संस्था है। श्रेणी क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, श्रेणी क्या है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। श्रेणी क्या है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले व्यापारियों के, ठीक है, पहले व्यापारियों के क्या होते थे, बड़े बड़े संगठन हुआ करते थे और ये एक साथ क्या करते थे, संगठन बना करके ये एक जगह से दूसरी जगह व्यापार किया करते थे। इसका उद्देश्य ये होता था कि ये व्यापारियों से, लुटेरों से अपनी रक्षा करते थे।
ठीक है, एक बड़ा बड़ा संगठन बना करके चलते थे, इन्हीं को श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी क्या है? आर्थिक निगम है, सांस्कृतिक संगठन है, शैक्षणिक संस्था या व्यापारिक केंद्र। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे व्यापारिक केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, भाग और बलि क्या है? बताइएगा क्या जाएगा? तो भाग और बलि की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग और बलि क्या है? परिवहन व्यवस्था है, प्रशासनिक विभाग है, राजस्व के साधन है या फिर सैनिक प्रबंध है। क्या हो जाएगा? तो भाग एवं बलि अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये राजस्व के साधन है, राजा के द्वारा लिए जाने वाले टैक्सों के नाम है। ठीक है, राजा के द्वारा लिए जाने वाले टैक्स के नाम है भाग एवं बलि। क्या है? तो ये राजा के द्वारा जो कर लिया जाता था उन करों के नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्व के साधन है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कनिष्क ने बताइएगा क्या हो जाएगा? कनिष्क ने अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा? तो कनिष्क ने एक बौद्ध सभा बुलाई थी, एक संवत की स्थापना की थी, एक चीनी राजा से युद्ध किया था या उपरयुक्त सभी किया था। तो भी मैंने आप लोगों को बताया कनिष्क के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। चौथा जो संगीत का मतलब क्या होता है? सम्मेलन होता है। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत या फिर बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया था। ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। कनिष्क के समय में 78 ईस्वी में अगर हम लोग बात करें तो कनिष्क ने एक नया संवत चलाया था जिसको शक संवत कहा जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कनिष्क ने चीन के राजा से युद्ध किया था और चीन के राजा को पराजित किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी काम कनिष्क ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। इंडिका के लेखक का नाम क्या बताएंगे? क्या जाएगा? फाहियान है, मेगस्थनीज है, टॉलेमी है या फिर ह्वेनसांग है। क्या जाएगा? इंडिका के लेखक का नाम क्या है? आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे मेगस्थनीज है। ठीक है, क्या है? तो आप कहोगे मेगस्थनीज है। ठीक है, अच्छा मेगस्थनीज की अगर हम लोग बात कर ले, इसके भी संदर्भ में आपको याद रखना है। मेगस्थनीज की अगर हम लोग बात करें तो मेगस्थनीज जो है ये किसका राजदूत था? मेगस्थनीज की हम लोग बात करें तो ये किसका राजदूत था? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सेल्यूकस का राजदूत। ठीक है, किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह आया था। याद रखेंगे मेगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न, मौर्य शासन के संदर्भ में एक कथन गलत है। गलत कथन आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? फटाफट सभी मेरे भाई आंसर करेंगे। मौर्य शासन के विषय में एक कथन आपको गलत दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे इस प्रश्न का। फटाफट सभी मेरे भाई आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? मौर्य शासन। तो मौर्य शासन में अगर हम लोग बात करेंगे तो शैव धर्म राजकीय धर्म बन गया था। भारत का इजिप्ट और सीरिया के साथ संबंध होता था। दास प्रथा काफी प्रचलित थी। विदेशी सोना भारत से आया था। क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए 19वें प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे? सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौर्य शासन के बारे में गलत कथन पूछ रहा है आपका। ऑप्शन संख्या ए जो है ये गलत हो जाएगा। शैव धर्म जो है राजकीय धर्म बन गया था, ये गलत हो जाएगा। आप देखोगे जब अशोक राजा बनता है और कलिंग के युद्ध के बाद अगर हम लोग बात करें तो अशोक क्या करता है? तो अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और पूरी तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो शैव धर्म राजकीय धर्म बन गया था, ये गलत हो जाएगा। बाकी मौर्यों के समय में अगर हम लोग बात करें तो भारत का व्यापार जो है वो मिस्र, इजिप्ट और सीरिया के साथ होता था। ये बात बिल्कुल सही है। दास प्रथा प्रचलित थी, ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। और विदेशी सोना भारत से आता था, ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए जो है ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बताइएगा क्या हो जाएगा? पतंजलि है, वराहमिहिर है, पाणिनि है या फिर अश्वघोष है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? आपसे पूछ रहा अष्टाध्यायी के लेखक। कई बार आपसे पूछ लेता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? 8 अध्यायों वाली। ठीक है, अष्टाध्यायी। कई बार आपसे समास पूछ लेता है। हिंदी में एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? तो पतंजलि है, वराहमिहिर है, सुघोष है या फिर पाणिनि है। क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, पतंजलि की अगर हम लोग बात करें, पतंजलि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको आपको याद रखना है। उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे महाभाष्य। ठीक है, क्या नाम है? तो पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे महाभाष्य। ठीक है, क्या है? पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे महाभाष्य। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? तो महाभाष्य। क्लियर है?
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। हर्षवर्धन के विषय में एक कथन गलत है, गलत कथन बताना है। हर्षवर्धन के विषय में, ठीक है, एक गलत कथन है और गलत कथन को आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कन्नौज उसकी राजधानी थी। देखिए हर्षवर्धन, अच्छा, उसकी कन्नौज उसकी राजधानी थी। दूसरा कह रहा है वह प्रतिहार वंश का था, उसने चीन के विदेशी राजदूतों का स्वागत किया। अशोक की तरह उसने भी एक बौद्ध सभा का आयोजन किया। हर्षवर्धन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आप लोग को बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के संदर्भ में आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन जो है तो वो वर्धन वंश या फिर हम लोग कहेंगे पुष्यभूति वंश का राजा था। ठीक है, कौन सा? तो वर्धन वंश, या फिर अगर हम लोग बात करें कौन से, तो पुष्यभूति वंश का राजा था। हर्षवर्धन के संदर्भ में आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन जो है तो वो क्या करता है, तो वो वर्धन वंश या फिर कहेंगे पुष्यभूति वंश का राजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वर्धन वंश की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? तो पहली राजधानी अगर हम लोग बात करें तो पहली राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, पहली राजधानी कहाँ पर थी? थानेश्वर थी। बाद में हर्षवर्धन ने राजधानी चेंज करके क्या किया है, तो कन्नौज को, ठीक है, क्या किया? कन्नौज को राजधानी बना। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया और कन्नौज को राजधानी बना दिया। ये बात भी, तो यहाँ पर कन्नौज उसकी राजधानी थी, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। वह प्रतिहार वंश का था, यही तो गलत हो जाएगा। और गलत ही आपसे पूछ रहा है तो गलत कौन सा हो जाएगा? वह प्रतिहार वंश का था, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का है। उसके समय में चीन के विदेशी राजदूतों का स्वागत किया, ये बात बिल्कुल सही है। अशोक की तरह उसने भी बौद्ध सभा का आयोजन किया, तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। आपको पता हो चलना चाहिए हर्षवर्धन अपने शासनकाल के हर 5वें वर्ष, हर्षवर्धन अपने शासनकाल के हर 5वें वर्ष कन्नौज और कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में, ठीक है, कहाँ पर? तो कन्नौज और जो प्रयाग है, ठीक है, इन दोनों जगहों पर बौद्ध सभाओं का आयोजन करता था। हर 5वें साल जो हर्षवर्धन है, हर शासन अपने शासनकाल के हर 5वें वर्ष कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध सभाओं का आयोजन करता था। तो ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। आपसे गलत कथन पूछ रहा है, गलत कथन क्या हो जाएगा? वह प्रतिहार वंश का शासक था, ये गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। हरिवंश क्या है, बताइएगा, क्या जाएगा? एक जैन शास्त्र है, वैष्णव शास्त्र है, बौद्ध शास्त्र है, या फिर तांत्रिक शास्त्र है। हरिवंश क्या है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। हरिवंश क्या है तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एक जैन शास्त्र है। ठीक है, हरिवंश क्या है तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे एक जैन शास्त्र है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ये सब क्या है? तो ये सब जैन साहित्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, नाडु क्या है, बताइएगा, क्या जाएगा? तो नाडु अगर हम लोग बात करें तो एक चांदी का सिक्का है, संगीत का स्वर है, एक राजस्व अधिकारी है, एक प्रशासनिक विभाग है। तो अगर हम लोग चोलों की बात करें, चोल शासन काल की अगर हम लोग बात करें तो चोल शासन काल के दौरान आप देखोगे आपको नाडु देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको वलनाडु देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? तो नाडु देखने को मिलेगा, आपको वलनाडु देखने को मिलेगा, आपको कोट्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? तो कोट्टम देखने को मिलेगा। और ये सभी क्या है? तो ये सभी प्रशासनिक विभाग है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। अमरावती और नागार्जुनी कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे, क्या जाएगा? तो अमरावती और नागार्जुनी कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल स्थापत्य के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, जैन गुफाओं के लिए, या फिर चालुक्य मंदिरों के लिए, बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो अमरावती और नागार्जुनी कोंडा अगर हम लोग बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर दिएगा, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध स्तूपों के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अमरावती और नागार्जुनी कोंडा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सातवाहन राजाओं की अगर हम लोग बात करें तो सातवाहन राजाओं ने और इक्ष्वाकु राजाओं ने, ठीक है, किसने किसने? तो आपको याद रखना है सातवाहन राजा है। ठीक है, कौन है? तो सातवाहन राजा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इक्ष्वाकु राजा है। ठीक है, कौन है? तो इक्ष्वाकु राजा है। और इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? तो बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख उस जगह का सूचक है जहां पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो रुम्मिनदेई अभिलेख, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अभिलेख है। रुम्मिनदेई अभिलेख जो है, रुम्मिनदेई अभिलेख, ठीक है, रुम्मिनदेई अभिलेख ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। और एक प्रश्न बन जाता है कि ये रुम्मिनदेई अभिलेख जो है तो ये है किसका? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे अशोक का। ठीक है, अशोक का रुम्मिनदेई अभिलेख है। और इसके संदर्भ में याद रखने हैं
ये सबसे छोटा अभिलेख है, ठीक है। रुम्मिनदेही अभिलेख जो है ये क्या है, तो ये सबसे छोटा अभिलेख है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, यहीं पर इसी रुम्मिनदेही अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया था, ठीक है। क्या किया, लुम्बिनी को कर मुक्त ग्राम घोषित किया, ठीक है, कर मुक्त ग्राम घोषित कर दिया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसी रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलती है। और इसी रुम्मिनदेही अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने जो टैक्स है, ठीक है, टैक्स को 1/6 से घटाकर क्या कर दिया था, 1/8 कर दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था, तो टैक्स को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया है। अशोक ने टैक्स को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। लुम्बिनी को करमुक्त ग्राम घोषित कर दिया, सबसे छोटा अभिलेख है। साथ ही साथ बुद्ध का जन्म जो है, ठीक है, साथ ही साथ बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है। इसका प्रमाण भी कहाँ से मिलता है, बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी से हो रहा है, ठीक है। बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है। इसका प्रमाण भी आपको कहाँ से मिलता है, रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलता है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो रुम्मिनदेही स्तंभ लेख उस जगह का सूचक है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। क्लियर है, इतने सारे प्रमाण जो है रुम्मिनदेही अभिलेख से मिलते हैं, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, संधि विग्रहक कौन होता था। राजकीय अधिकारी होता था, जैन सन्यासी हुआ करता था, वैदिक विद्वान हुआ करता था, इनमें से कोई नहीं। संधि विग्रहिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता था, क्या आप आंसर करोगे, तो संधि विग्रहिक जो होता था ये युद्ध और शांति का नेता हुआ करता था, ठीक है। क्या होता था, तो युद्ध एवं शांति का मंत्री हुआ करता था, ठीक है। क्या हो जाएगा, युद्ध एवं शांति का मंत्री हुआ करता था, या फिर आप कह सकते हो राजकीय अधिकारी होता था। युद्ध एवं शांति का मंत्री हुआ करता था कौन, महासांधि विग्रहिक या फिर कहें शांति विग्रहिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो राजकीय अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये राजकीय अधिकारी जो है ये किस काल में, तो ये आपको गुप्तों के काल में देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके काल में, तो गुप्तों के काल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का, लोथल से क्या प्राप्त हुआ भाई, लोथल से क्या प्राप्त हुआ, तो रोम के सोने के सिक्के प्राप्त हुए, रोम के सोने के सिक्के प्राप्त हुए, गुप्तकालीन मंदिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण है, बौद्ध चैत्य है। क्या जगह, तो लोथल अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर, तो ये गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और कौन सी नदी के किनारे, तो ये भोगवा नदी है, ठीक है। गुजरात में है, भोगवा नदी है, भोगवा नदी के किनारे लोथल की खोज हुई है SR राव ने, ठीक है। किसने, तो SR राव ने इसकी खोज की है। लोथल की खोज किसने की है, तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे SR राव ने लोथल की खोज की है। और यहाँ से आपको क्या हो रहा है, तो यहाँ से आपको बंदरगाह गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। किसके, तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ से फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, तो फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिल रहे हैं, फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, तो 3 युगल समाधान के साक्ष्य आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है चावल, ठीक है, चावल की भूसी आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो चावल की भूसी आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। चावल की भूसी यहाँ से मिल रही है। अग्निकुंड अगर हम लोग बात करें तो अग्निकुंड भी आपको यहीं से मिल रहा है, ठीक है। अग्निकुंड या हवन कुंड की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मनका बनाने का जो कारखाना है, तो मनका बनाने का जो कारखाना है तो वो सब आपको यहीं से देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था। पैतृक परिवार का, वर्ण व्यवस्था का, प्रकृति पूजा का, ये सभी का क्या हो जाएगा, तो वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था, बताएंगे क्या जाएगा, वैदिक समाज में किसका अस्तित्व है, क्या आंसर करोगे। तो वैदिक समाज में अगर हम लोग बात करेंगे तो पितृसत्तात्मक समाज था, पितृसत्तात्मक परिवार था, ये बात बिल्कुल सही। वैदिक समाज में आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और लास्ट में आपको शूद्र भी, उत्तर वैदिक काल में आपको शूद्र भी देखने को मिल जाएंगे। प्रकृति पूजा तो हुआ ही करती थी, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ये सभी आंसर कर दोगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से एक गलत कथन बताइए, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपको 4 विकल्प दिए गए, आपको कोई एक कथन गलत है वो बताना है। प्राचीन भारत में कोई गणराज्य नहीं था, प्राचीन भारत में कोई एक गणराज्य नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला ही कथन आपका गलत हो गया, ठीक है, पहला ही कथन गलत हो गया। प्राचीन भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन भारत में आपको 10 गणराज्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने, तो प्राचीन भारत में अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, ठीक है, प्राचीन भारत में अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो 10 गणराज्य आपको देखने को मिलेंगे और 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे। क्या आ जाएगा, 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये क्या हो जाएगा, तो 10 गणराज्य और 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे। बुद्ध कर्म पर विश्वास नहीं करते थे, कर्म पर विश्वास नहीं करते थे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। गुप्त राजाओं ने जैन धर्म पर प्रतिबंध लगाया था, तो ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि गुप्त राजाओं ने जैन धर्म पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कथन गलत हैं, सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे प्रतिवेदक। बताइएगा प्रतिवेदक क्या होता था, राजस्व एकत्रित करने वाला, प्रांतों का शासन कर देखने वाला, घटनाओं की सूचना देते थे या फिर सेना का नेतृत्व करते थे। तो प्रतिवेदक कौन होता था, क्या आ जाएगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अशोक की अगर हम लोग बात करें तो अशोक के 6वें शिलालेख में, ठीक है, कहाँ पर, तो अशोक की अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक का, ठीक है, कौन सा, तो अशोक का 6वां शिलालेख है और इस 6वें शिलालेख में प्रतिवेदक का जिक्र हुआ है। ठीक है, अशोक के 6वें शिलालेख में प्रतिवेदक का जिक्र हुआ है और बताया गया कि जो प्रतिवेदक होता था वो क्या करता था, दिन प्रतिदिन की प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं की सूचना क्या करता था, तो राजा को, सुल्तान को, सम्राट को, बादशाह को दिया करता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो विकल्प संख्या यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है, बताएगा क्या जाएगा, तो अंगों के संदर्भ में पूछ रहा है, अंग किसके धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या जाएगा, तो जैन है, शाक्तों के, वैष्णवों के या फिर शैवों के, तो क्या हो जाएगा, तो अंगों की अगर आपसे संख्या पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, तो 12 अंग है। ठीक है, कितने अंग हैं, तो 12 अंग हैं और ये 12 अंग जो है ये जैन साहित्य के में शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य के जो है भाग होते हैं। ठीक है, तो जैनों की ध्यान रखिएगा। तो अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे जैनों के। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र ऐसे स्थान है जहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, बताइएगा क्या जाएगा, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र ऐसे स्थान है जहां पर मौर्यकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, हूणों के आक्रमण हुए हैं, जैनों के धार्मिक ग्रंथ संकलित किया गया या फिर बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। बताइएगा क्या जगह, तो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान है जहां पर क्या होगा, तो आपको पता है राजगृह में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजगृह में पहली बौद्ध संगीत हुई है, वैशाली में अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी बौद्ध संगीत हुई है। ठीक है, पाटलिपुत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी बौद्ध संगीत हुई है। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत किसके समय में, तो आप कहोगे अजात शत्रु के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो पहली बौद्ध संगीत जो है वो अजात शत्रु के समय में हो रही है। दूसरी बौद्ध संगीत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये काला शोक के समय में हो रही है। ठीक है, किसके, काला शोक के समय में हो रही है। तीसरी बौद्ध संगीत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अशोक के समय में हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प संख्या आप क्या कहोगे, डी कहोगे। ठीक है, ये सभी ऐसे स्थान है जहाँ पर बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मध्यकालीन राजस्थान के बारे में किसने लिखा है, बताइएगा, तो मध्यकालीन अगर हम लोग राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के इतिहास के बारे में किसने लिखा है, चलिए बताइएगा क्या जगह, तो विलियम स्लीमन है, जेम्स टॉड है, ग्रांट डफ है या फिर रिचर्ड जैकिंस है। तो जब भी याद रखिएगा राजस्थान के इतिहास की बात आएगी तो जब से सबसे महत्वपूर्ण जो विचारक है, जो लेखक है, वो कौन है, तो वो है कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से लिखने का जो श्रेय है वो कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने राजस्थान के इतिहास के विषय में सबसे ज्यादा लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बलबन के संदर्भ में एक कथन गलत है और गलत कथन आपको बताना है। उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, शक्तिशाली जो कुलीन वर्ग है उनका उसने दमन किया। उसने अपने राज्य को मंगोलों से सुरक्षित किया, ये बात भी बिल्कुल एकदम सही है। उसने खलीफा को चुनौती दी। उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया, तो उसने बंगाल में एक विद्रोह का दमन किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है, तो उसने खलीफा को चुनौती दी। ऑप्शन संख्या सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसने खलीफा को चुनौती नहीं दी थी बल्कि जो खलीफा है उनकी प्रभुसत्ता को स्वीकार किया था। ठीक है, प्रभुसत्ता को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और बलबन के संदर्भ में याद रखिएगा, बलबन जो है, बलबन के संदर्भ में आपको याद रखना है कि बलबन ने, ठीक है, क्या किया है, तो सिजदा। ठीक है, बलबन ने क्या किया भाई, बलबन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बलबन ने अपने दरबार में सिजदा, सिर झुका करके सलामी करना और पैबोस, पैरों को चूमने की परंपरा, ठीक है, सिर झुका के सलामी करना और पैरों को चूमने की परंपरा की शुरुआत बलबन ने की है। इसके अलावा याद रखिएगा फारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत दरबार में फारसी
नौरोज त्योहारों की शुरुआत किसने की है? तो फारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत भी बलबन ने की है। इसके अलावा रक्त एवं लौह की नीति बहुत पूछा जाता है आपसे, रक्त एवं लौह की नीति किसने लागू की है? तो आप क्या कहोगे? तो रक्त एवं लौह की नीति जो है तो ये भी बलबन ने लागू की है। ठीक है, किसने? तो रक्त एवं लौह की नीति। ठीक है, तुर्कान चहलगानी जो 40 तुर्क सरदार थे उनका अंत किसने किया? तुर्कान चहलगानी, ठीक है, जो 40 तुर्क सरदार थे उन 40 तुर्क सरदारों के दल का अंत किसने किया है? तो वो भी आप क्या कहोगे? तो आप बलबन कहोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बाजार नियंत्रण नीति के द्वारा अलाउद्दीन क्या करना चाहता था? अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये पहला राजा है जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? इतनी बड़ी सेना का बाजार नियंत्रण को लागू करने का जो उद्देश्य क्या था? गरीबों की मदद करना, आंतरिक साधनों को जुटाना, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, या फिर एक बड़ी सेना कायम रखना। क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, एक बड़ी सेना रखना। ठीक है, एक बड़ी सेना रखना चाहता था और बड़ी सेना रखने के लिए बड़ा खर्च आएगा और उस बड़े खर्च को मैनेज करने के लिए इसने क्या किया? बाजार नियंत्रण नीति लागू की ताकि सैनिकों को चीजें आसानी से और सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने, ये पहला राजा है जिसने क्या किया? जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी की हम लोग बात करेंगे तो सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। साथ ही साथ याद रखिएगा नियमित सेना, ठीक है, नियमित या फिर कहें अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की। ठीक है, नियमित या फिर कहें अस्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की? तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी ने की। साथ ही साथ आपको याद रखना है नगद वेतन तो दे रहा है, नियमित और अस्थायी सेना रख रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो हुलिया प्रथा, ठीक है, कौन सी? तो हुलिया प्रथा। ठीक है, हुलिया प्रथा और क्या हो जाएगा? और दाग प्रथा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हुलिया प्रथा और दाग प्रथा की शुरुआत भी, ठीक है, किसने की है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मद्य निषेध, शराबबंदी, दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली में शराबबंदी करने वाला राजा कौन है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी है। मद्य निषेध कर रहा है, हुलिया प्रथा की शुरुआत कर रहा है, दाग प्रथा की शुरुआत कर रहा है, नियमित अस्थायी सेना की शुरुआत कर रहा है, नगद वेतन देने की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, ये सब काम कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है। दक्षिण भारत पर विजय करने वाला पहला राजा है। ठीक है, क्या है? तो दक्षिण भारत पर अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा, पहला व्यक्ति कौन है? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा जो दक्षिण भारत पर आक्रमण कर रहा है। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, इसने जागीर प्रथा का पुनरुत्थान किया, मंगोलों को हराया, दक्षिण को पुनः जीता, उपयुक्त सभी कार्य किए। 36वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? 36वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने दक्षिण भारत को पुनः फिर से जीता था, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर ये गलत हो गया तो मतलब उपयुक्त सभी कार्य किए भी गलत हो जाएगा। मंगोलों को हराए, ये भी गलत हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जागीर प्रथा का फिर से पुनरुत्थान कर दिया था, फिर से जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में आपको याद रखना है, ये ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला राजा है। ठीक है, क्या है? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला राजा है। ठीक है, क्या करने वाला? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला राजा कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है सिंचाई कर, ठीक है, क्या है? तो सिंचाई कर लगाने वाला राजा है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो ये सिंचाई कर लगवा रहा है, ब्राह्मणों पर जजिया लगवाने वाला पहला राजा है। साथ ही साथ सिंचाई कर लगवाने वाला पहला राजा है। ठीक है, कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अमीर खुसरो किसका समकालीन था? अमीर खुसरो की अगर हम लोग बात करें, देखिए निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, आप लोगों को नाम याद रखना है। अगर हम लोग निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे, ठीक है, किसी निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको क्या करते हैं? इनको महबूब ए इलाही कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? इनको महबूब ए इलाही कहा जाता है। ठीक है, महबूब ए इलाही कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, कितने? इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। इन्हीं के शिष्य थे कौन? इनके शिष्य थे खुसरो, अमीर खुसरो। खुसरो की अगर हम लोग बात करेंगे तो खुसरो ने क्या किया? तो खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा। ठीक है, अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो, इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। अमीर खुसरो की अगर हम लोग बात करेंगे तो खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को जाता है। खड़ी बोली की शुरुआत का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। कव्वाली की शुरुआत का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को जाता है। सितार और तबला की अगर हम लोग बात करें, सितार और तबला की जो शुरुआत है, सितार और तबले की शुरुआत का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है तो वो एटा, ठीक है, एटा
पटियाली, एटा, पटियाली। अगर एटा आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर, तो वर्तमान में कासगंज में। तो एटा, पटियाली या फिर कहें कासगंज में, ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ठीक है, और अमीर खुसरो को क्या करते हैं, तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो तूतीय हिंद कहा जाता है। भारत का तोता कहा जाता है किसको, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये किसके समकालीन थे, तो बलबन के, गयासुद्दीन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के, या फिर इन सभी के। तो इन सभी के 8 सुल्तानों का शासन देखें और 8 सुल्तानों के शासन में ये सभी लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। बहमनी किनके ऊपर राज्य करते थे, बताइएगा। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात हो रही है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात हो रही है। बहमनी किनके ऊपर शासन किया करते थे, चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। देखो जो बहमनी राज्य है ना, ठीक है, जो ये बहमनी राज्य है, बहमनी, अगर हम लोग राज्य की बात करेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की है, तो आप कहोगे 1347 में की है। किसने की है, तो हसन गंगू। ठीक है, क्या नाम है, तो स्थापनाकर्ता का नाम क्या है, हसन गंगू। हसन गंगू ने स्थापना की, और स्थापना करने के बाद जो ये हसन गंगू है, ये अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है। ठीक है, क्या होता है, तो जब ये राजा बनता है तो किस नाम से राजा बनेगा, तो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है हसन गंगू। तो आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम दे सकता है, हसन गंगू कहे या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह कहे। इसने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है। और बहमनी जो साम्राज्य है, तो ये किसके ऊपर शासन करता था, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। गुलबर्गा है, दौलताबाद है, बरार है और बीदर है, तो इस पर शासन करता था। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कोंटी, पेस, नूनीज और मनुची, ये सभी कौन थे, बताएगा, क्या आ जाएगा, तो ये सभी कौन थे। तो अगर यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दिया गया है, ठीक है, निकोलो डी कोंटी हो जाएगा। ठीक है, कौन है, यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, निकोलो, ठीक है, क्या नाम दिया गया, तो निकोलो, निकोलो डी डी कोंटी। ठीक है, निकोलो डी कोंटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और कौन है, तो डोमिंगो, डोमिंगो, डोमिंगो पायस है। ठीक है, डोमिंगो पायस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नूनीज है। ठीक है, नूनीज है। और कौन है, और आपको कौन सा नाम दिया गया, मनुची दिया गया। ये कुछ कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और आपको पूछा जा रहा है कि ये सभी लोग कौन थे। तो गोवा के राज्यपाल थे, विदेशी पर्यटक थे, डच व्यापारी थे या फिर पुर्तगाली सेनापति थे। 39वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, चलिए बताइएगा, क्या आ जाएगा। तो ये सभी के सभी लोग क्या थे, तो ये सभी के सभी लोग विदेशी पर्यटक थे। ठीक है, क्या थे, तो ये सभी लोग विदेशी पर्यटक थे, याद रखिएगा। ठीक है, डोमिंगो पाइस है, निकोलो डी कोंटी है, नूनीज है, मनुची हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या हैं, ये सब लोग विदेशी पर्यटक हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, बताइएगा, तालीकोटा के युद्ध से क्या हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये युद्ध कब हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 1565 में। ठीक है, कब, तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये 1565 नहीं, 1556 कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, 1556। ठीक है, 1556 कर लीजिएगा। 1556 में, 1556 है कि 65 है, मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई, एक मिनट रुको, मैं भी चेक कर लूँ भाई। तालीकोटा का युद्ध 1565 है या 1556 है, नहीं बिल्कुल सही है, मैं सही हूँ, बिल्कुल मैं सही हूँ। ठीक है, 1565 है, 56 नहीं होगा, 1565 भाई, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो तालीकोटा का युद्ध है ये कब हो रहा है, तो ये 1565 में हो रहा है। ठीक है, और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, कृष्णदेवराय की हार हुई है, दक्षिण में हिंदू शक्ति का विनाश हुआ है, मोहम्मद तृतीय की विजय हुई, या फिर दक्षिण में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखिए 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस युद्ध में एक तरफ तो विजयनगर के हिंदू राज्य थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विजयनगर जो हिंदू राज्य है, तो विजयनगर के राजा हुआ करते थे। ठीक है, इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे, विजयनगर जो कि एक हिंदू राज्य है, तो विजयनगर था। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी तरफ बाकी राज्य थे। बाकी राज्यों में अगर हम लोग बात करें कौन कौन सा है, तो बाकी राज्यों में गोलकुंडा है। ठीक है, गोलकुंडा है। ठीक है, गोलकुंडा है, बीजापुर है। ठीक है, बीजापुर है
और कौन से हो जाएंगे, अहमदनगर है, अहमदनगर है, अहमदनगर है और बीदर है। तो ये चारों मिलकर के क्या करते हैं, तो विजयनगर को पराजित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विजयनगर में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिंदू राजाओं का शासन था, हिंदू राजाओं का शासन था। और विजयनगर क्योंकि शक्तिशाली राज्य था, उसको अकेले नहीं हराया जा सकता था। तो दक्षिण भारत की ये सभी राजवंश जो है, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर, तो ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, तालीकोटा के युद्ध में, जो कि 1565 में हो रहा है, इसमें विजयनगर को पराजित कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे, दक्षिण में हिंदू शक्ति का विनाश हो गया। ठीक है, क्या हुआ, हिंदू, दक्षिण भारत में हिंदू शक्ति का विनाश हुआ। अच्छा, एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। आपसे पूछता है प्रश्न कि तालीकोटा के युद्ध में किस राजवंश ने हिस्सा नहीं लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है बरार ने। ठीक है, बरार जो है ये क्या था, ये फरार था, बरार शामिल नहीं हुआ था। आपको चार विकल्प देकर के आपसे पूछ लेगा, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर और क्या हो जाएगा, और बरार। आपसे पूछ लेगा कौन शामिल नहीं था, तो आपको याद रखना है तालीकोटा के युद्ध में बरार शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। ठीक है, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, ये सभी शामिल थे। ठीक है, बरार शामिल नहीं था, ये आप याद रखिएगा, ये कई बार आपसे पूछा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, विजयनगर प्रशासन में शिष्ट क्या था, बताइएगा क्या जाएगा, तो विजयनगर प्रशासन में अगर हम लोग बात करेंगे तो शिष्ट क्या है, भू राजस्व कर है, ठीक है, वाणिज्य कर है, तीर्थयात्रा कर है, या फिर आबकारी कर है, बताइएगा। 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा भाई, तो शिष्ट अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो विजयनगर प्रशासन में शिष्ट जो है ये एक भू राजस्व कर है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, भक्ति संतों ने क्या प्रचार किया है, भक्ति संतों ने क्या प्रचार किए हैं, स्त्री पुरुष की समानता पर, जाति प्रथा के उन्मूलन पर, विधवा पुनर्विवाह पर, उपर्युक्त सभी पर, क्या हो जाएगा। तो भक्ति संतों ने अगर हम लोग बात करेंगे तो भक्ति संतों ने क्या हो जाएगा, तो स्त्री पुरुष की समानता पर नहीं प्रचार किया है, विधवा पुनर्विवाह पर प्रचार नहीं किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन पर प्रचार किया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भक्ति संतों ने क्या किया है, तो जाति प्रथा के उन्मूलन पर प्रचार किया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मत करना, डी ऑप्शन जो करेगा वो महा गलत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलो, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सल्तनत काल में कला और स्थापत्य कला किन के मिश्रण थे, बताइएगा। सल्तनत काल में अगर हम लोग बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत काल की बात हो रही है, दिल्ली सल्तनत मतलब 1206 से लेकर के क्या हो रहा है, 1526 का समय, 1206 से लेकर के 1526 के समय की बात हो रही है, बताइएगा। 1206 से 1526 के दौरान जो सल्तनत काल चल रहा है, इसमें कला और स्थापत्य कला किन के मिश्रण थे, रोम और भारत की शैली के, अरबी और फारसी शैली के, भारतीय और इस्लामिक शैली के, या फिर उपर्युक्त सभी के। 43वें प्रश्न की बात करेंगे क्या जाएगा, 43वें प्रश्न की बात करेंगे क्या जाएगा, तो आंसर करोगे भारतीय और इस्लामिक शैली के। ठीक है, स्थापत्य कला पर आपको क्या हो रहा है, तो भारतीय और इस्लामिक शैली के प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मीनार, गुंबद, जो भी चीजें बन रही है उसमें इस्लामिक शैली का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। अलाई दरवाजा कहाँ पर है, अलाई दरवाजा, एक प्रश्न तो आपसे ये बन जाता है कि अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण किसने कराया। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया, तो क्या कहोगे, आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने, ठीक है, किसने कराया है, क्या कहोगे, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। कहाँ पर करवाया, तो ये दिल्ली के लाल किले में कुतुब मीनार परिसर में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में कुतुब मीनार परिसर में आपको अलाई दरवाजा देखने को मिल जाएगा। और ये अलाई दरवाजा जो है, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने किस पर लिखा है, बताइएगा क्या जाएगा, भारतीय शासन पर, भारतीय सेना पर, भारतीय साहित्य पर, भारतीय स्थापत्य कला पर। जॉन मार्शल ने किस पर लिखने का काम किया। जॉन मार्शल का आपने नाम सुना होगा, जॉन मार्शल जो है इन्हीं के निर्देशन में क्या हुआ था, इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा, हड़प्पा स्थल की खुदाई का काम हुआ था। ठीक है, क्या होगा, तो हड़प्पा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा स्थल की खुदाई का जो काम है वो जॉन मार्शल के निर्देशन में ही हुआ था। ठीक है, 1921 से जो प्रारंभ हो रहा है, दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खोज कर रहे हैं 1921 में, और 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज कर रहे हैं। उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे जॉन मार्शल थे।
उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक कौन थे? तो आप क्या कहोगे? जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल ने किसने लिखा है? तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे भारतीय स्थापत्य कला पर। ठीक है, किस पर? तो जॉन मार्शल ने भारतीय स्थापत्य कला पर लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, शेर शाह के भूमि प्रशासन के विषय में एक कथन गलत है और गलत कथन आपको बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है कि शेर शाह के, ठीक है, शेर शाह के भूमि प्रशासन के संदर्भ में एक कथन गलत है और आपको गलत कथन की पहचान करनी है। जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया गया था, किराए में छूट दी गई थी, भूमि का विभाजन उत्पादन के आधार पर किया गया था, भूमि के सर्वेक्षण के बाद बंदोबस्त किया गया था। शेर शाह सूरी के संदर्भ में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आपको याद रखना है, शेर शाह जो है ये पहला शासक है जिसने क्या किया? जिसने रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग या फिर सड़क आजम मार्ग कहा जाता है, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद इनको सासाराम में दफनाया गया। सासाराम में बिहार में इनका मकबरा है। तो ये भी प्रश्न आपसे शेरशाह सूरी से बनता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे फरीद है। ठीक है, क्या नाम है? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे फरीद है। ठीक है, और शेरशाह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आप कहोगे ऑप्शन संख्या ए। यहाँ पर कह रहा है शेरशाह ने जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया था, जो कि गलत है। शेरशाह ने जमींदारों के साथ नहीं बल्कि किसानों के साथ, ठीक है, क्या किया था? तो किसानों के साथ बंदोबस्त किया था। आपको पता होगा किसानों के संदर्भ में इसने क्या किया था? पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था की थी। ठीक है, क्या किया था? पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था की थी। ठीक है, पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अकबर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अकबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या जाएगा? उसने कांधार को अविजित छोड़ दिया, उसने पूरे दक्षिण पर विजय प्राप्त की, उसने दीन इलाही को राजधर्म बनाया, उसे उलेमा के प्रभाव को नियंत्रित में करना चाहता था। तो अकबर के बारे में बताइएगा सही कथन क्या है? ठीक है, तो उसने पूरे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, ये तो गलत हो जाएगा। उसने दीन इलाही को राजकीय धर्म बनाया, तो राजकीय धर्म तो नहीं बनाया था, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वह उलेमा के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता था और उसने कांधार को अविजित छोड़ दिया। 47वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वह उलेमा के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने क्या किया था? इसी उद्देश्य से उसने 1579 में मजहर की घोषणा की थी। ठीक है, क्या किया था? इसी उद्देश्य से उसने मजहर की, ठीक है, क्या किया? इसी उद्देश्य से उसने मजहर की घोषणा की है। ठीक है, याद रखेंगे क्या किया है? इसी उद्देश्य से उसने मजहर की घोषणा की है। ठीक है, और मजहर का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो वो शेख मुबारक ने। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया? तो किसने? तो शेख मुबारक ने मजहर का प्रारूप जो है वो तैयार किया था। ठीक है, शेख मुबारक ने तैयार किया था। 1579 में मजहर की घोषणा कर रहे हैं। मजहर की घोषणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अकबर ये बताना चाहता है कि सर्वे सर्वा कौन है? सर्वे सर्वा बादशाह है और वो उलेमाओं के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता है। दीन इलाही धर्म को राजधर्म बनाए, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर राजकीय धर्म बना देता तो आप देखोगे बड़ी संख्या में लोग दीन इलाही धर्म को स्वीकार करते, लेकिन आपको आपको देखोगे कि दीन इलाही धर्म को बहुत लोग स्वीकार नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम लोग हिंदुओं में बात करें तो हिंदुओं में सिर्फ एकमात्र, ठीक है, बीरबल थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, और कांधार को अविजित छोड़ दिया, तो ये भी नहीं सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। औरंगजेब ने किससे लड़ाई की है? तो राजपूतों से, बुंदेलों से, मराठों से, इन सभी से। क्या हो जाएगा बताएंगे? 48वें प्रश्न की बात करेंगे तो औरंगजेब का जो समय है, समय क्या है? तो औरंगजेब का जो समय है वो है 1658 से लेकर के 1707 का। 1658 से लेकर के 1707 का औरंगजेब का समय है। ठीक है, और औरंगजेब जो है तो इनको क्या करते हैं? तो इनको शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो जिंदा पीर भी कहा जाता है। आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो इनको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। जिंदा पीर भी कहा जाता है, शाही दरवेश भी कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब के संदर्भ में आपको याद रखना है, औरंगजेब ने
ठीक है, क्या किया है, तो 1679 में 1679 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1679 में औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से क्या कर दिया, जजिया कर को फिर से रेगुलर कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो है 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को लागू कर दिया था। तो औरंगजेब जो है ये राजपूतों से भी लड़ाई कर रहा है, बुंदेलों से भी लड़ाई कर रहा है, मराठों से भी लड़ाई कर रहा है। क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, इन सभी से। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो इन सभी से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सामूगढ़ की लड़ाई किससे संबंधित है, बताइएगा क्या आ जाएगा, तो मुगल अफगान शक्ति स्पर्धा से, मराठों के स्वाधीनता संग्राम से, मराठों के स्वाधीनता संग्राम से, शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार के युद्ध से, या फिर मुगल राजपूत प्रतिद्वंदिता से। तो सामूगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो सामूगढ़ की जो लड़ाई है तो ये कब हो रही है, तो आप कहोगे 8 जून 1658 को। ठीक है, कब हो रही है, तो 8 जून 1658 को ये लड़ाई हो रही है। और ये जो लड़ाई है तो ये किससे संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के युद्ध से, कि शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर के शाहजहां के पुत्रों के बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। और सामूगढ़ की जो लड़ाई है वो इसी से संबंधित है, 1658 में होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किसके किसके बीच होगा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे दारा है। ठीक है, दारा सिको है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें औरंगजेब और मुराद हैं। ठीक है, कौन है, औरंगजेब और मुराद है। तो ये हो रहा है युद्ध। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब के बारे में एक गलत कथन बताइए। औरंगजेब के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं और आपको एक गलत कथन बताना है। उसने सीमावर्ती लड़ाइयाँ लड़ी, उसने मराठों से संघर्ष नहीं किया, तो यही तो गलत हो जाएगा। उसने मराठों से संघर्ष नहीं किया। शिवाजी जो है अपने अंतिम समय तक औरंगजेब से संघर्ष करते रहे। ठीक है, औरंगजेब जो है उनसे संघर्ष करता रहा। उसने सतनामी विद्रोहियों का दमन किया। सामान्यतः उसने राजपूतों पर विश्वास नहीं किया, तो राजपूतों पर विश्वास नहीं किया, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। सतनामी विद्रोहियों का दमन किया, तो दमन नहीं कर पाया था। ठीक है, सीमावर्ती लड़ाइयाँ लड़ी, ये बात भी बिल्कुल सही। उसने मराठों से संघर्ष नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हिस्ट्री के हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने का काम किया है और इसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को जानने का काम किया है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी भाई बहनों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास ये कैसी लगी आप लोगों को। और ये जो क्लास है एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताते रहा हूँ, ये जो क्लास है ये बीपीएससी 4.0 की जो तैयारी करने वाले हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी मेरे भाई बहनों के लिए। इसके अलावा यूपी में अगर हम लोग बात करें तो यूपी में जो टीजीटी की वैकेंसी है या फिर पीजीटी की वैकेंसी है या फिर अगर हम लोग बात करें एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा अगर आप केवीएस है, एनवीएस है, ठीक है, केवीएस है, एनवीएस है, DSSS है और अन्य एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।